गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो इससे जो प्रीवियस वीडियो थे उस वीडियो में हमने पूरा चैप्टर आपका कवर कर लिया, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करें। ठीक है, तो ये पूरा आपका वीडियो चैप्टर जो कंप्लीट हो गया है। अब इसमें कुछ पाठ्यगत प्रश्न दिए हैं जो एनसीईआरटी की बुक में दिए होते हैं, उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। मैंने आपसे पहले भी बता दिया था कि जो भी क्वेश्चन छूट जाए या आपको कुछ ऐसा लगे कि कोई भी टॉपिक छूटा हुआ है और आपको पढ़ने की ज़रूरत हो, तो जो स्टडी ग्रुप बना हुआ है तो उस ग्रुप पर आप क्या करेंगे, एक मैसेज कर देंगे और आपके लिए वीडियो प्रिपेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं कि डीएनए की प्रतिकृति का प्रजनन में महत्व। देखो, डीएनए के बारे में मैंने पहले चर्चा की थी कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है कि जो भी लक्षण होते हैं माता पिता के, तो उनके लक्षण जो होते हैं वो अगले पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। तो ये जो कह सकते हैं जो जीव द्रव्य होता है, जो जीव कोष होता है, कभी भी खत्म नहीं होता, निरंतर बना रहता है। जीवधारियों में गुणसूत्रों की संख्या आजीवन नियत बनी रहती है। कुछ ऐसे प्रोसेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि स्पर्म और ओवा बनते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं, दोनों मिलके फिर से डिप्लॉइड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, जो डीएनए की प्रतिकृति होती है वो केंद्रक, मैंने बताया था कि कोशिका होती है, केंद्रक उसके अंदर होता है, उसके अंदर डीएनए होते हैं और डीएनए ही हमारे आनुवंशिक पदार्थों के वाहक होते, सूचनाओं को अगली पीढ़ी में ले जाते हैं। तो जो भी सूचनाएं, जैसे माँ बाप होते हैं वैसे लगभग उनके पुत्र या पुत्रियां उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं प्रजनन में डीएनए की भूमिका होती है। अगर तो किसी का बच्चा खो जाए, बाय द वे किसी का बच्चा खो जाए और कोई दावा करे ये मेरा बच्चा नहीं है, बचपन में देखा हो बड़ा हो जाए, तो क्या होता है कि जो डीएनए कॉपिंग, जो डीएनए फिंगरप्रिंट होते हैं, ठीक है, जो उसमें नाइट्रोजन बेसों का क्रम होता है, उसकी सहायता से पिता से पुत्र का मिलन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन, जीवों में विभिन्नता स्पीसीज के लिए लाभदायक है परंतु वेस्ट के लिए आवश्यक नहीं। कि देखो, अगर जो किसी ऐसी आकस्मिक विविधता उत्पन्न होगी जो जीवधारी में उत्पन्न हुई तो उसकी डेथ हो जाएगी। अगर जो स्पीसीज में उत्पन्न हुई तो एक लंबे समय के लिए क्या नई स्पीसीज ही बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द्विखंडन बहुखंडन में अंतर। देखो, द्विखंडन का मतलब दो भागों में डिवाइड होना। अब देखो, द्विखंडन और बहुखंडन के जो हमने आपको आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, उसमें द्विखंडन का मतलब होता है जैसे कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन द्विखंडन के द्वारा होता है या बहुखंडन के द्वारा होता है, तो उनका पूरा शरीर क्या होता है द्विखंडन में। जैसे मान लेते हैं कोई एक जीव है और इसका शरीर दो भागों में बट गया, तो एक कोशिका से दो कोशिका यहाँ पे जो दो द्विधारी बन गए, तो इसको द्विखंडन बोलेंगे। बहुखंडन में क्या हुआ, कोशिका एक ही है, इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं आपस में, उसका केंद्रक विभाजित हो गया। ठीक है, तो एक कोशिका से बहुत कोशिकाएं बन गई, तो इसे बोलते हैं बहुखंडन। अगला है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। तो कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं कि उनके अगर जो वो जीवधारी का शरीर किसी प्रकार से कट जाता है, टूट जाता है और केंद्र का कुछ अंश उस टूटे हुए भाग में चला जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि एक नए जीवधारी का निर्माण हो जाता है। उसे हम बोलते हैं रीजनरेशन, पुनरुद्भवन या पुनर्जन्म कहते हैं। जैसे स्टार फिश की बात करते हैं, स्टार फिश में ये प्रक्रिया पाई जाती है ना, तो उसमें स्टार फिश में क्या होता है कि स्टार फिश को अगर जो किसी कारणवश उसका कोई भाग टूट जाता है और उसमें जीव केंद्र का कुछ अंश चला जाता है तो नई स्टार फिश का फॉर्मेशन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक जनन का उपयोग क्यों करते हैं। भाई देखो, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें सीड का फार्मेशन भली भांति नहीं होता है, या कह सकते हैं कि सीड का फार्मेशन होता भी है तो सीड से पौधों को उगाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, जबकि जो कायिक जनन होता है, जबकि कायिक जनन से उन पौधों को उगाना बहुत ही आसान होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक जनन का उपयोग करते हैं। जैसे हम केला की बात करें तो केले में क्या हम करते हैं, कायिक जनन कर लेते हैं। अगर जो हम शुगर केन या गन्ने की बात करें तो क्या करते हैं, उसमें सीड का उपयोग ना करके हम स्टेम का यूज करके हम कायिक जनन के द्वारा वांछित या इच्छित पौधा प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परागण तथा निषेचन। देखो, क्या होता है परागण का मतलब होता है, मैंने आपको जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि परागकण जो होते हैं वो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, है ना।
अब ये कहाँ होते हैं? ये पराग कोष में पाए जाते हैं। तो जब पराग कोष जो होता है, जब मतलब कह सकते हैं जो एंथर जो उनके होते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं उसके अंदर भरे होते हैं, वो क्या होते हैं? हवा के माध्यम से किसी प्रकार से उड़कर क्या होते हैं? स्टिग्मा पर आते हैं, ठीक है। तो उस क्रिया को बोलते हैं परागण। पराग कणों का स्त्री केसर की वर्तिका पर पहुंचने की क्रिया होती है परागण। और परागण के बाद में जब पराग कण जो होते हैं, ठीक है, जब वो अंड कोशिका से संलयित होते हैं तो उस क्रिया को हम बोलते हैं निषेचन। तो मतलब क्या होता है? परागण की प्रक्रिया पहले संपन्न होती है और उसके बाद में आपकी निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से परागण हो गया और निषेचन हो गया। फिर है शुक्राशय एवं प्रोटेस्ट ग्रंथि। अब देखो जो शुक्राशय में क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है ना। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। और वृषण में ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है, जिससे यौनारंभ लड़कों में होता है, ठीक है। अब प्रोटेस्ट ग्रंथि क्या करती है? प्रोटेस्ट ग्रंथि से कुछ ऐसे एंजाइम या तरल पदार्थ स्रावित होते हैं जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं, ठीक है। शुक्राणु क्या करते हैं? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करते हैं और आगे जाने में उनकी सहायता या उनके मोटाइल होने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ के शरीर में भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? अब देखो मैंने बताया था कि जब स्पर्म और ओवा है ना, जो स्पर्म और ओवा आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? जायगोट बनता है। अब ये जायगोट डेवलप होकर क्या बनाता है? आपका भ्रूण, ठीक है। क्या करता है? डेवलप होकर भ्रूण का निर्माण करता है। अब भ्रूण क्या होता है? भ्रूण ट्रेवल करता हुआ फैलोपियन ट्यूब से जो यूट्रस की वाल्स होती हैं, जो मैंने बताया था कि थिक हो चुकी होती हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया से पहले जब अंडाणुओं का निर्माण होता है तो उस समय अब क्या होगा? ये भ्रूण यहाँ से ट्रेवल करता हुआ यूट्रस की दीवार में इम्प्लांट हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। अब इम्प्लांटेशन में क्या होता है? इम्प्लांटेशन में इसमें एक प्लेसेंटा होता है, एक ऐसा टिश्यू होता है कह सकते हैं, जो भ्रूण से चिपक जाता है। और यही प्लेसेंटा बच्चे को जीवन पर्यंत, है ना, जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, पोषण प्रदान करता है। और जो वेस्ट मटेरियल होता है, यही प्लेसेंटा बच्चे के शरीर से माँ के ब्लड स्ट्रीम में मिला देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही हो तो क्या यह उसकी यौन संचरित रोगों से रक्षा करेगा? मतलब कहने का, देखो कॉपर टी का उपयोग क्यों किया जाता है? ये कॉपर टी एक प्रकार से जो पुरुषों में स्पर्म होते हैं, है ना, शुक्राणु होते हैं, तो कॉपर टी का मेन कार्य होता है कि शुक्राणुओं को नष्ट कर देना। वैसे भी कहा जाता है कि जो गर्भाशय, महिलाओं में गर्भाशय होता है, गर्भाशय के अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट, है ना, कोई भी पदार्थ, कोई भी मटेरियल अगर जो पहले से वहाँ पे उपलब्ध है तो वहाँ पे क्या गर्भ नहीं रुक सकता, गर्भ की क्रिया नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कॉपर टी के प्रयोग से उसकी यौन संचरित रोगों से रक्षा कॉपर टी नहीं करेगा। कॉपर टी का केवल कार्य होता है स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होने से ना होने देना, या कह सकते हैं स्पर्म को नष्ट करना, ये मुख्य कार्य होता है कॉपर टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौनारंभ, जिसको एज आ प्यूबर्टी या यौनारंभ कहते हैं। देखो ये एक निश्चित उम्र होती है लगभग, लेकिन ये अलग अलग प्रदेशों में या कह सकते हैं जलवायु के ऊपर भी निर्भर करता है। कहीं पे यौनारंभ जल्दी कुछ लड़कियों या लड़कों में होता है और कहीं पर इसका काल थोड़ा सा लेट होता है। कुछ लोगों में 13, 14, 15 वर्ष, कुछ लोगों में जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो यौनारंभ क्या होता है? एक ऐसी मैच्योरिटी होती है जब महिला, लड़के और लड़कियां, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए परिपक्व हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं यौनारंभ या एज आ प्यूबर्टी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वृषण के कार्य। अब देखो वृषण मैंने बताया पहले आपको, वृषण का कार्य मुख्य क्या होता है कि एक टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन होता है, उसका स्राव करता है। दूसरा है कि स्पर्म का फॉर्मेशन वृषण के द्वारा ही होता है ना। तो ये मुख्य रूप से आपके वृषण के कार्य हो गए। वृषण कहाँ? वृषण कोश में शरीर से बाहर स्थित होता है। ये शरीर के तापमान से कम तापमान पे वृषण से शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है।
अगला क्वेश्चन है आपका, ऋतुस्राव क्यों होता है। देखिए ऋतुस्राव ये पुरुषों में ना होकर के केवल महिलाओं में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो हर महीने में एक बार होती है। ऐसा क्यों होता है? ऋतुस्राव का मतलब होता है कि जब अंडाशय से अंडाणु का निर्माण हो जाता है, अंडाशय के निर्माण के समय कुछ ऐसे मादा के शरीर में ऐसे हार्मोन का स्राव होता है कि हार्मोन के स्राव से जो उनकी गर्भाशय की दीवार होती, मैंने पहले भी बताया है आपको कि वो दीवार लगभग 10 गुना मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है, ठीक है, 10 गुना मोटी हो जाती है। यदि यहाँ पे जिस टाइम अंडाणु का निर्माण हुआ है, यदि उसी समय स्पर्म वहाँ पे पहुँच जाते हैं और संलयित हो जाते हैं, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, तो क्या होता है, जायगोट का निर्माण होके, ठीक है, भ्रूण बन जाता है। भ्रूण सीधे ट्रेवल करता हुआ गर्भाशय की दीवार में इम्प्लांट हो जाता है, इम्प्लांटेशन उसका हो जाता है। लेकिन यदि किसी कारणवश, है ना, या कह सकते हैं यदि निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो अंडा बनने के बाद, यानी कि जो ओवम है, ओवम बनने के लगभग 24 घंटे के बाद, है ना, 24 से 48 घंटे के बाद क्या होता है, वो ओवम नष्ट हो जाता है। और जब ओवम नष्ट हो जाता है तो जो गर्भाशय की दीवार है जो 10 गुना मोटी हो चुकी थी, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो सेल्स पूरी फिर से टूटना स्टार्ट होती हैं और लगभग 14 से 16 दिन के बीच के जो गैपिंग थी, उसके बाद जो शेष टाइम होता है लगभग 14-15 दिन का, तब तक वो क्या होती, वो वास बिल्कुल टूट जाती हैं और वो ब्लड के रूप में, ऋतुस्राव के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती। तो इस प्रकार से कह सकते हैं ऋतुस्राव इस कारण होता है। ठीक है, थैंक यू। ये आपका लगभग लेसन पूरा हो गया है। थैंक यू क्लास।